आता है द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम। क्या कहता है? प्राणी के अंगवाची शब्द, तूर्य के अंग। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय समास प्रकरण से द्वंद्व समास के पिता मात्रा नियम से प्रारंभ होगा। पिता मात्रा नियम क्या कहता है? माता के साथ पिता का कथन होने पर अर्थात मातृ और पितृ पदों का समास होने पर पितृ शब्द विकल्प से शेष रहता है। क्या रहता है? विकल्प से शेष रहता है। एक बार पितृ ही रहेगा और एक बार मातृ और पितृ दोनों रहेंगे। तो जब पितृ शेष रहेगा तो मातृ शब्द लुप्त हो जाएगा अर्थात लोप हो जाएगा मातृ का। ठीक है, आइए इसको अधिक समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण क्या कहता है? पितरौ अर्थात माता और पिता। लौकिक विग्रह क्या है? माता च पिता च। और अलौकिक विग्रह मातृषु पितृषु। द्वंद्व समास के प्रारंभ में ही हमने एक नियम पढ़ा था, चार थे द्वंद्व अर्थात इतरेतर अर्थ में यहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। और जब द्वंद्व समास होगा तो प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लुक आदि भी होगा, क्योंकि मातृषु पितृषु विभक्तियां यहां पर आई हुई हैं और विभक्तियों की प्रातिपदिक संज्ञा करना आवश्यक है। तो किस नियम से करेंगे? कृतद्धित समासाश्च से हम प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से जो सुप आदि विभक्तियां आई हैं उनका लुक कर देंगे अर्थात लोप कर देंगे। ठीक है, और अभी हमने एक नियम पढ़ा है पिता मात्रा अर्थात माता के साथ पिता का कथन होने पर मातृ शब्द का यहां पर लुप्त हो जाएगा विकल्प से। एक बार होगा और एक बार नहीं होगा तो हमारे शेष रहेगा पितृ। हमें बनाना क्या था? पितरौ। तो पितृ का पितरौ बनाने के लिए हम स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य करेंगे और जब स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो पितरौ हमारा रूप बन जाएगा। स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य के बारे में यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो चैनल पर इसकी बहुत सारी वीडियोज हैं, आप वहां से इसको देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। इसी कड़ी में लोप अभाव पक्ष में अर्थात जब लोप नहीं होगा मातृ शब्द का उस पक्ष में क्या बनेगा? उदाहरण उस पक्ष में बनेगा माता पितरौ। क्या बनेगा? माता पितरौ अर्थात माता और पिता। लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह समास प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लुक ये सभी कार्य पूर्व के समान ही चलेंगे। हमारे पास मातृ प्लस पितृ शेष रहेगा। एक वार्तिक आता है अभ्यर्हितम च। क्या आता है? अभ्यर्हितम च अर्थात अधिक पूजित होने से, अधिक पूजित होने के कारण मातृ शब्द का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। और जब मातृ शब्द का पूर्व में प्रयोग होगा तो मातृ प्लस पितृ बन जाएगा। आप कहेंगे कि पूर्व में पहले ही है मातृ, तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि ये नियम आपको बताने आवश्यक रहते हैं, क्योंकि कई बार स्थिति परिस्थिति ऐसी हो जाती है मानना न मानना हमारे पक्ष में रहता है। ये विषय काफी लंबा है। मातृ और पितृ मातृ शब्द का पूर्व में प्रयोग ही क्यों होना चाहिए? सामान्य अर्थ तो यहां पर बता दिया कि अधिक पूजित होने के कारण मातृ शब्द का पूर्व में प्रयोग हुआ है, क्योंकि माता पिता हर बार माता पहले आती है पिता बाद में आता है। क्योंकि माता जगत जननी है। इसी कड़ी में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आनंग ऋतो द्वंद्वे एक नियम आता है। क्या कहता है कि ऋकारांत के द्वंद्व समास से पूर्व मातृ शब्द है तो मातृ के री के स्थान पर आनंग आदेश हो जाएगा। अब मातृ के री के स्थान के लिए भी अलग से नियम बना हुआ है। वो कौन सा है? गिच्च। कौन सा नियम है? गिच्च। ठीक है, ये कहता है कि अंतिम अल अर्थात स्वर और व्यंजन इनमें से कोई भी वर्ण हो उसके स्थान पर अंत में होगा आनंग आदेश। ठीक है, तो यहां अंतिम अल मातृ में क्या है? री है, री के स्थान पर आनंग हो गया। मात प्लस आनंग प्लस पितृ हमारे पास शेष रह गया। हलंत्यम से गकार की संज्ञा कर देंगे और न में जो अ है उसकी हम उपदेश से अज अनुनासिक इत से संज्ञा कर देंगे। तस्य लोप से लोप कर देंगे और जब लोप कर देंगे तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? मात प्लस आन प्लस पितृ।
अब मात प्लस आन प्लस पितृ शेष रहेगा तो एक नियम आता था और आता है, न लोप है प्रातिपदिकांत से, न का लोप हो जाए यदि प्रातिपदिकांत है तो, आन तो प्रातिपदिकांत है ही, नकार का यहां लोप हो जाएगा तो हमारे पास शेष क्या रहा, मात प्लस आ पितृ, मात प्लस आ को हम माता बना देंगे, पितृ शेष रह जाएगा, स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो पितरो बन जाएगा और हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है, द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम। क्या कहता है, प्राणी के अंगवाची शब्द, तूर्य के अंग अर्थात मृदंग वंशी आदि और सेना के अंग रथ अश्व आदि का द्वंद्व एकवद अर्थात केवल समाहार के अर्थ में ही एक वचनांत होता है, अर्थात समास होता है केवल समाहार के अर्थ में ही। इसमें विशेष बताया है कि अंग जो शब्द दे रखा है ना, क्या अंग जो शब्द दे रखा है वो प्राणी के लिए भी प्रयोग होगा, तूर्य के लिए भी और सेना के लिए भी। अब प्राणी, तूर्य और सेना इन तीनों के बारे में शायद आप जानते होंगे, यदि जानते हैं तो कमेंट कीजिए और हमें बताइए इनका क्या क्या अर्थ है, और यदि नहीं जानते तो हमसे पूछें कमेंट करके, हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, इसी कड़ी में जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगानाम का उदाहरण आता है प्राणी पादम। क्या उदाहरण आता है, प्राणी पादम अर्थात हाथ और पैर। ये प्राणी शब्द का उदाहरण है, किसका, प्राणी शब्द का, फिर तूर्य का आएगा, फिर सेना का आएगा। अब प्राणी लौकिक विग्रह क्या है, पाणी च पादौ च, और अलौकिक विग्रह पाणी औ पाद औ। चार थे द्वंद्व से यहां समास हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लुक आदि हो गया, तो हमारे पास शेष क्या रहा, पाणी प्लस पाद। एक नियम आता है शेषो घय सखी। क्या कहता है कि भाई पानी की घी संज्ञा हो जाए, और पानी की जब घी संज्ञा हो जाएगी तो द्वंद्व घी से पानी शब्द का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। अब जब पानी शब्द का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा तो इनको मिला देंगे तो पानी प्लस पाद हमारा बन गया। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करने के बाद मैं भी हो जाएगा और पानी पादम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। इसी प्रकार मार्दंगिक वर्णविकम अर्थात मृदंग बजाने वाला तथा वंशी बजाने वाला। लौकिक विग्रह क्या है, मार्दंगिकश्च वर्णविकश्च, और अलौकिक विग्रह मार्दंगिक शु वर्णविक शु। चार थे द्वंद्व से समास, प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लुक आदि करने के पश्चात हमारे पास शेष रहेगा मार्दंगिक वर्णविक। और द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगा नाम सूत्र एक वचनांत एकवद भाव करता है। अब एक वचन है ये सब मार्दंगिक और वर्णविक, क्योंकि एक वचन की विभक्ति आई हुई है सु है, और इनको एकवद भाव कर देगा तो मार्दंगिक वर्णविक बन जाएगा। और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो अम अर्थात मैं भी आ जाएगा, मार्दंगिक वर्णविकम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। इसी कड़ी में एक सेना का अर्थ उदाहरण और है, क्या है, रथी का स्वारोहम। ठीक है, लौकिक विग्रह क्या है, रथी का अश्वारोहम, और अलौकिक विग्रह रथिक जस अश्वारोह जस। चार थे दोनों से यहां समास हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लुक आदि करने के पश्चात हमारे पास शेष रहता है क्या, रथिक अश्वारोह। अब जब रथिक अश्वारोह शेष रहेगा तो एक नियम आता है अल्पाचत्रम अर्थात अल्प अच वाले रथिक का पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। अब इसका तो पहले ही पूर्व में प्रयोग है, फिर भी हम पूर्व में प्रयोग करेंगे, इसके लिए नियम आता है अल्पाचत्रम। और फिर द्वंद्वस्य तूर्य सेनांगा नाम से एकवद भाव होने पर सु आ जाएगा, रथिक और अश्वारोह को एकवद भाव कर देंगे, सु आ जाएगा। सु के स्थान पर सह नपुंसकम से नपुंसक लिंग होने से अतो अम से यहां पर सु के स्थान पर अम हो जाएगा, और जब अम हो जाएगा तो रथिक अश्वारोह अम हमारे पास शेष रह जाएगा, है में अ है और उसके बाद भी अ है, तो यहां पूर्व रूप की प्राप्ति हो रही है। अच संधि में एक पूर्व रूप संधि आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो चैनल पर इसकी बहुत अच्छी वीडियो है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अमी पूर्व से अतो अम से अम आ गया, और अमी पूर्व से पूर्व रूप का देश हो जाएगा, तो दोनों अ मिलकर एक अ बन जाएगा, और रथिक का स्वारोहम हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके इसको सिद्ध कर देंगे।
इसी कड़ी में द्वंद्व समास का अंतिम नियम आता है, द्वंद्वात चू द स हलंतात समाहरे। क्या कहता है? समाहार अर्थ में। किस अर्थ में? समाहार अर्थ में। हमने चार थे द्वंद्व प्रारंभ में ही एक नियम पढ़ा था, उसमें 4 प्रकार के अर्थ बताए थे, उसमें से एक है समाहार अर्थ। चवर्गांत, दकारांत, सकारांत और हकारांत द्वंद्व, उससे समासांत तद संजक टच प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय? टच प्रत्यय। अब हमारे पास उदाहरण क्या है? वाकत्वचम, वाणी और त्वचा। लौकिक विग्रह क्या होगा? वाक्चय, त्वक्चय, और अलौकिक विग्रह क्या होगा? वाच सु, त्वच सु। 4 थे द्वंद्व से यहाँ समास हो गया। इतरेतर योग के अर्थ में, समाहार के अर्थ में प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुपों का लुक हो गया, तो हमारे पास वाच त्वच हमारे पास शेष रह गया। अभी हमने नियम पढ़ा था, द्वंद्वात चू दस हलंतात समाहारे। ठीक है, चवर्गांत द्वंद्व से समाहार अर्थ में समासांत यहां पर टच प्रत्यय हो जाएगा। वाच, त्वच, टच। अब टच के च का हम हलंत्यम से संज्ञा कर देंगे, ट की हम चोटू से संज्ञा कर देंगे। अब ये दोनों कार्य करने के बाद हमारे पास अशेष रहेगा, वाच त्वच प्लस अ। अब वाच त्वच प्लस अ शेष रहेगा तो एक नियम आता है चौकू। क्या कहता है कि पदांत में च वर्ग अर्थात वाच के च के स्थान पर क वर्ग आदेश हो जाएगा, तो यहां पर वाच के स्थान पर यहां वाक हो जाएगा, और वाक प्लस त्वच प्लस में अ, इनको मिला देंगे तो वाक त्वच बन जाएगा। और हमें बनाना क्या है? वाक त्वच। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। तो यहां तक हमारा द्वंद्व समास रहता है। आज हमारा द्वंद्व समास भी पूर्ण हो गया है। अगली वीडियो में हम अगला नया विषय आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई वीडियोज के साथ।